मीनल को वो वक्त याद आ गया जब वो विराज की अपनी ही फैमिली को अपने हाथों से ख़त्म करने की बात सुनकर आश्चर्य में थी। उसके लिए जैसे ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि विराज ने ही ये सब किया है। पर ये फाइल झूठी भी तो नहीं हो सकती। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो आखिर क्या करे। वो बेड पे धम्म से बैठ चुकी थी। उसकी आंखें इस वक्त भाव शून्य थी। रह रह कर उसे ख्याल आता कि वो क्या विक्रम से पूछे, पर कैसे। और यही सब सोच सोच कर वो उस पार्टी में चली गई। पहली बार वो विक्रम के इतने करीब थी और जब विक्रम ने उसकी कमर पर हाथ रखा तो जैसे वो चाह कर भी मना नहीं कर पाई। घर लौटने पर उसकी नज़र जैसे ही विराज पर गई वो शॉक्ड थी और इसीलिए तो बिना कुछ कहे वहाँ कमरे में चली गई। कमरे की दरवाज़ा जब खटखटाया गया तो उसने सोचा विक्रम होगा, वो उससे पूछेगी। वो जब विराज ने कमरे का दरवाज़ा जब खटखटाया गया तो उसने सोचा विक्रम होगा, वो उससे पूछेगी जब विराज ने इतना बड़ा गुनाह किया है तो वो क्यों इस घर में है। पर दरवाज़ा खोलने पर विराज को सामने देख उसे कुछ समझ में नहीं आया। और फिर विक्रम का भी उन दोनों को अकेले छोड़ जाना, ये देख उसके मन में अनगिनत सवाल छोड़ गया। पर उसे उस वक्त शॉक लगा जब उसने रिया और विक्रम की बातें सुनी और ये जानकर कि विक्रम उसे चाहता है। उसकी धड़कनें उस वक्त ठहर सी गई और दोनों के उसे देखने पर उसने अनजान बनने का नाटक किया। रात भर वो सोचती रही क्या उसे विक्रम से पूछ लेना चाहिए आखिर विराज यहाँ क्या कर रहा है। पर उसने खुद ही तो विक्रम को कहते सुना था वो मीनल और विराज के बीच नहीं आएगा। तो क्या विक्रम उसे सच बताएगा। पर अगर उसने नहीं बताया और उसे विराज के साथ भेज दिया तो क्या करेगी। पर मीनल खुद भी तो आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। उसे पता था विक्रम के विराज के यहाँ लाने और मीनल और विराज को साथ करने के पीछे कोई ना कोई रीजन ज़रूर है। उसने बहुत सोचा पर उसे कुछ पता ही नहीं चला और इसीलिए उसने दूसरे दिन बिना सोचे समझे कह दिया कि वो विराज के साथ घर छोड़कर चली जाएगी। उसे लगा ऐसा करने पर विक्रम उसे सच बता देगा, नहीं तो रोकने की कोशिश ज़रूर करेगा। पर विक्रम ने ना तो उसे रोका और ना ही सच बताया और उसने बुझे मन से घर छोड़ दिया। वो जानती थी विराज का अब कोई है तो नहीं, इसीलिए उसने उससे जब कहा कि वो उसके यानी कि मीनल के घर जाएगा तो वो फौरन मान गया। पर घर का माहौल इतना बिगड़ेगा उसने सोचा ही नहीं था। वो तो अच्छा हो विक्रम का जिसने ऐन वक्त पर सब संभाल लिया। इधर कुछ दिनों में ही वेद जिसके चाचा भी आर्मी में थे उनसे सब पता चल गया। मीनल पूछना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने सोचा चलो देखते हैं आखिर विराज कितना गिर चुका है। और ये सोचकर जब उसने उससे पूछा वो इतने दिन कहाँ था और जब विराज ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो वो जैसे अपनी मुट्ठियाँ भींचती ही रह गई। जब पहला ब्लास्ट हुआ तो उसका सीधा शक विराज पर था, पर वो उससे कुछ नहीं कह सकती थी। कहाँ तो आगे चलकर उसने सोचा था कि वो विराज के साथ रहकर कम से कम किसी ब्लास्ट जैसी घटना को अंजाम नहीं देने देगी। पर यहाँ तो ब्लास्ट पर ब्लास्ट होते गए। उसके पापा की गिरफ्तारी के वक्त वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी और उसने अपने परिवार को इस कदर टूटते नहीं देखा था। वो बस यही सोच रही थी काश एक बार वो विक्रम से बात कर लेती और किसी तरह ये सब नहीं हुआ होता। इधर जहाँ मीनल और विक्रम असमंजस में थे तो विराज को चीफ ने आश्वासन दिया था कि अगर उसने ब्लास्ट होते रहने दिए तो वो उसकी झोली पैसों से भर देगा। साथ ही मिशन पूरा होने के बाद वो सही सलामत उसे कहीं घूमने भी भेज देगा। फिर मीनल तो क्या उस जैसी हजारों मिलेंगी। और विराज भी लाल टपकाते हुए आतंकवादी संगठनों का साथ देता रहा। विराज चाहे जितना गिरा हुआ भी क्यों ना हो, पर वो अपनी फैमिली को बहुत मानता था। और यही कारण था कि जब उसे बताया गया था कि आर्मी जिम्मेवार है उसके परिवार की मृत्यु के लिए,
तो उसका कहीं ना कहीं ये भी एक मोटिव था कि वो अपने परिवार का बदला ज़रूर लेगा। वर्तमान विराज ने जब दरवाज़ा खोला तो वो आश्चर्य सा रह गया, क्योंकि जिसने अब प्रवेश किया वो और कोई नहीं, स्वयं चीफ थे, जो वहाँ पर ब्लास्ट के दौरान नज़रें बचाकर भाग चुका था। हालांकि उसे चोटें आई थी। विराज और वहाँ खड़े दो आतंकवादी चीफ को सहारा देकर अंदर ले आए और प्राथमिक उपचार करने लगे। वहाँ हॉस्पिटल में भी विक्रम और मीनल एक दूसरे से अपनी अपनी बातें क्लियर कर ही चुके थे कि चाचा चाची और रिया ने वहाँ प्रवेश किया। रिया तो विक्रम को इस हाल में देखकर सीधे उसके सीने से जा लगी, तो मीनल वहीं किनारे पर खड़ी। उसने उस घर की दहलीज तो लांघा था, चाचा चाची और रिया के विश्वास को तोड़ा था, भले ही अच्छा सोचकर, पर उन्हें तो पता नहीं था ना। और यही सब सोचते सोचते मीनल अपनी नज़रें धरती पर गड़ाई जा रही थी। मीनल के किनारे पर मीनल किनारे पर खड़ी सी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन लोगों से नज़रें भी मिला पाए। इधर विक्रम घर वालों से घिरा हुआ था, पर तभी उसकी नज़र उस तरफ चली गई जहाँ मीनल खड़ी थी, पर अब वहाँ कोई ना था। शायद मीनल जा चुकी थी। वहीं वो भी इस बात को भली भांति समझता था। इधर चीफ कुछ देर के बाद आराम करने के लिए लेटे हुए थे। उनका चेहरा दर्द से भी और गुस्से से तमतमा रहा था। फ्लैशबैक, शौकत अली चीफ जीप समेत उस खाई में गिर चुके थे जहाँ पूरी आर्मी उनकी शहादत में डूबी हुई थी। तो वहीं आखिरी 5 दिनों के बाद वो होश में आ चुके थे। जैसे ही वो होश में आए वो सोचने लगे, आखिर वो हैं कहाँ। ये कोई पुराना सा खंडर टाइप की जगह थी। और कुछ एक देर में जब उन्होंने आसपास नजरें घुमाई तो उन्हें समझते देर न लगी कि वो दुश्मनों के मुल्क में हैं। वो अपना सिर पकड़कर उठकर बैठे ही थे कि आतंकवादी, जो शायद उस दल का प्रमुख था, उसने उनकी तरफ पानी का एक गिलास और जग, कुछ खाने की वस्तुओं को बढ़ाते हुए कहा, कैसे हैं जनाब। अब उनके कहने से ही कुटिलता की झलक मिल रही थी। शायद कोई और दिन होता या कोई और जगह होती तो उस दल के प्रमुख को गोलियों से ही भून देते, पर यहाँ जहाँ हजारों आतंकवादी हैं, उसने चुप रहने में ही भलाई समझी और उनके लिए चीज़ों को चुपचाप से खाने लगा। वैसे भी वो 5 दिनों का भूखा था और होश भी तो आज ही आया था। जगह जगह लगे टाके इशारे कर रहे थे कि चोट भी कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। इधर जैसे ही उस दल के चीफ ने उसे चुपचाप खाते देखा तो उसने अपने साथी आतंकवादी की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कुरा दिया। उसे लगने लगा अब शौकत अली उसे आर्मी और भारत देश की सुरक्षा से जुड़ा गुप्त और कुछ बातें बता ही देगा। पर शौकत अली खाने के बाद चुपचाप सा लेट गया। ये देखकर चीफ आग बबूला हो गया, पर जैसे तैसे उसने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उससे प्यार से सारी जानकारी लेनी चाहिए। पर जब शौकत अली ने देश के साथ गद्दारी करने से इनकार कर दिया तो उसने कुटिलता से उसे नमक खाने की बात कह दी। ये सुनकर एक पल को तो उसने उससे घूरा, पर अगले ही पल कह दिया, नमक उसने मज़दूरों के हाथों से बनाया हुआ खाया है, किसी आतंकवादी के नहीं। और अगर हिम्मत है तो वो नमक बनाने वाले मज़दूर को ले आए, वो जो पूछेगा बता देगा। ऐसे ही उस आतंकवादी का दिमाग ख़राब था, पर शौकत अली टस से मस ना हुआ, बल्कि उन सब की बेचारगी को इत्मीनान से देखने लगा। इसे देख आतंकवादियों के चीफ को बहुत गुस्सा आया और उसने उस पर लात घूंसों के साथ साथ तरह तरह की यातनाएं शुरू कर दी। पर मजाल है कि शौकत अली कुछ भी बोले। इधर आर्मी एक से बढ़कर एक आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चला रही थी और उधर शौकत अली उन आतंकवादियों को हिकारत भरी नज़रों से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे अकेले को कैद करने से क्या होगा। तुम एक को मारोगे, 100 आर्मी तुम्हें घर में घुस कर मारेगी। आतंकवादियों के लिए ये चिंता का विषय था। पर तभी अमरेंद्र जी को शौर्य चक्र मिलने की अनाउंसमेंट हुई और इसी के साथ उन आतंकवादियों को अपना दांव खोलने का मोहरा मिल गया। असल में अमरेंद्र वर्मा को शौर्य चक्र इसलिए मिल रहा था
क्योंकि उस दिन जब शौकत अली के गिरने के बाद अमरेंद्र जी उस स्थान से घायल अवस्था में लौट रहे थे, तब उनकी नज़र एक ऐसे आतंकवादी पर गई थी जिसने आतंकवादियों के कई खुफिया स्थानों का उजागर किया था और इसी के बदौलत बहुत से ब्लास्ट को रोकने के साथ साथ आतंकवादियों का सफाया भी मुमकिन हो सका था। उस समय अमरेंद्र वर्मा कैप्टन थे और उनकी बहादुरी के चलते ही उनकी पदोन्नति मेजर में हुई थी। बस उन्होंने गलती से कह दिया कि शौकत अली बहुत पहले ही खाई में गिर चुके थे और उन्होंने हिम्मत न हारते हुए पहले तो शौकत अली के साथ और फिर अकेले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। पर सच तो सिर्फ यही था कि उनके हाथ बस किस्मत से वही आतंकवादी थोड़े घायल अवस्था में मिला था जिसने बाद में कई खुफिया जानकारी दी। कहाँ तो आतंकवादी देश में घुसपैठ करने वाले थे और अब आर्मी ही आतंकवादियों के नामो निशान मिटाने की कोशिश में लगी हुई थी। आतंकवादियों का चीफ जिसका नाम हैदर था, उसने ये वीडियो क्लिप शौकत अली को दिखाई जिसमें अमरेंद्र वर्मा का इंटरव्यू चल रहा था और वो शौकत अली को क्रेडिट तो दे रहे थे, पर उनके क्रेडिट को देख ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरी बस वो शौकत अली को क्रेडिट दे रहे हों। असल में आतंकवादियों ने उस क्लिप से थोड़ी छेड़छाड़ की थी। शौकत अली पहले तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका दोस्त अमरेंद्र वर्मा ऐसा कुछ बोल भी सकता है और आज नहीं तो कल आर्मी उसके खोज में निकल पड़ेगी। पर उसे आश्चर्य तब हुआ जब आर्मी उसे खोजने के स्थान पर उसे शहीद घोषित कर चुकी थी। शौकत अली ने रात भर बेचैनी से काटा, पर आखिरकार हार कर उसने डिसाइड कर लिया था जिस आर्मी को उसकी फिक्र नहीं वो भी अब से उनकी फिक्र नहीं करेगा और वो आतंकवादियों का साथ देगा। हालांकि उसका दिल उसे मना करता रहा, पर इस वक्त जिसके लिए उसने दिल में नफरत भर चुकी थी और जिससे उसे बदला लेना था वो और कोई नहीं अमरेंद्र वर्मा थे। उसने आतंकवादियों का साथ देने में कोई कसर न छोड़ी। बीच बीच में उसकी खुद की आत्मा उसे ज़रूर दुत्कारती कि वो खुद के देश के साथ गद्दारी कर रहा है, पर आतंकवादियों के संगठन में शामिल होकर उसे जैसे सही गलत में कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार कुछ दिनों बाद वो चीफ बन गया और अब वो अमरेंद्र वर्मा से बदला ले सकता था। वो सही मौके की तलाश करने लगा, उसे वो मौका मिल ही नहीं पाया। एक दिन उसे विराज और मीनल की शादी के बारे में पता चला, साथ ही ये भी कि विराज अब आर्मी में है और आतंकवादियों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को हैकिंग करने में जैसे उसे महारत हासिल है। और साथ ही ये भी कि विराज जाना तो किसी आईटी सेक्टर में चाहता था, पर आर्मी परिवार से होने के कारण उसे आर्मी में आना पड़ा। पहले तो उसने विराज को पैसों के ऑफ़र दिए, विराज इतनी आसानी से नहीं माना तो और पैसों के और ऑफ़र दिए। आखिरकार विराज ने घुटने टेक दिए। वर्तमान अचानक ही किसी को आया महसूस कर जैसे ही चीफ अपनी तंद्रा से वापस लौट कर आया कि विराज को सामने देखकर वो चौंक सा गया। चीफ ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? इस बात पर विराज चीफ के सामने बैठ गया और कहा, चीफ, पहले तो मैं सिर्फ पैसों की खातिर इससे जुड़ा था, पर अपनी मुट्ठी को भींचते हुए आर्मी ने मेरे देशद्रोही का बदला मेरे परिवार से लेकर अच्छा नहीं किया और बाद में उस विक्रम ने भी मीनल को मेरी ज़िंदगी से छीन कर घी डालने का काम किया है। विराज को बदले की भावना में देखकर चीफ हल्के से मुस्कुरा दिया। वहीं हॉस्पिटल में अमरेंद्र वर्मा को डिस्चार्ज मिलने वाला था। इस वक्त तक सब उनके साथ में थे। अमरेंद्र वर्मा ने बताया कि बाद में कैप्टन शौकत अली के परिवार वाले, जिसमें उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे, उनके घर में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर पूरे परिवार को उड़ा दिया था। इधर चीफ उस वक्त को याद करने लगे थे जब उनका गुस्सा अमरेंद्र वर्मा के खिलाफ तो था, पर कहीं न कहीं उनका ज़मीर उन्हें देशद्रोही बनने के लिए कोसे जा रहा था। पर इससे पहले कि वो संगठन छोड़ने की ओर कदम बढ़ाते, आतंकवादियों ने उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाया और इस वीडियो क्लिप को देखकर जैसे वो टूट से गए। उनका मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उनका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। आतंकवादियों ने यहाँ भी तथ्यों को इस कदर तोड़ा कि
चीफ अब पूरी तरह से एक खूंखार आतंकवादी बन गया। इधर हॉस्पिटल में मीनल कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसका मन बेचैन सा था और उसने अपने फेस को अपने हाथों से ढक रखा था। वो जैसे वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी और बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, आतंकवादी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, किसी के परिवार को मिटाने या इससे भी ज़्यादा। वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। कहीं ना चाहते हुए भी उसे ना जाने रह रहकर ऐसा भी महसूस हो रहा था कि कहीं विराज की फैमिली को भी तो आतंकवादियों ने ही। पर इससे पहले कि वो कुछ सोचती, किसी ने उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए। इधर एक आतंकवादी को वो वक्त याद आने लगा जब विराज की फैमिली पैसे लेकर आई और उन्होंने उन्हें सपरिवार बुलाया था, क्योंकि आतंकवादी संगठन कई छोटे छोटे भागों से जुड़ी होती है और सबको कहीं ना कहीं चिंता सी होने लगी थी। अगर विराज ने आर्मी या पुलिस को सब जाकर कह दिया तो क्या होगा। और इसीलिए विराज को अपने काबू में रखने और उसे अपना मोहरा बनाए रखने के लिए उन्होंने उसके परिवार के लिए जाल बुना और उन्हें अपना शिकार बना लिया। इसकी खबर उन्होंने चीफ तक को नहीं होने दी, बल्कि इसे किसी और संगठन के चीफ ने ही हैंडल किया। विराज एक चेयर में बैठा हुआ था और रह कर उसे याद आने लगा वो पल जब थोड़ी देर पहले उसके ही एक आतंकवादी साथी ने उसे हॉस्पिटल का हाल बताया था कि विक्रम को होश आ चुका है। और मीनल और विक्रम न जाने क्यों पर बहुत देर तक वो दोनों साथ ही में रहे। विराज इस बात को सुनकर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मीनल चाहती क्या है, कहीं उसे विराज पर शक तो नहीं हो गया था। वहीं हॉस्पिटल में जैसे ही मीनल ने अपनी नज़रें ऊपर की और विक्रम जो बैसाखी की सहायता से जैसे तैसे करके वहाँ तक आया था, उसे देख जैसे उसके दिल का गुबार टूट सा गया और एक बार फिर वो बिना सोचे समझे उसके सीने से जा लगी। इसे देख विक्रम को वो पल याद आ गया जब अचानक की विदाई के बाद वो उसके गले से लगी थी। विक्रम उसके सिर पर अब धीरे धीरे अपने हाथ फेरता रहा और इधर मीनल सिसकती रही। चूँकि अमरेंद्र वर्मा की गिरफ्तारी बस गुमराह करने के लिए की गई थी, इसीलिए वो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सीधे घर आ रहे थे। मीनल सिसक रही थी और विक्रम उसके सिर पर अपने हाथ फेर रहा था। पर इससे पहले कि मीनल कुछ बोलती, विक्रम ही बोल उठा, मीनल तुम ठीक हो? पर मैं ठीक नहीं हूँ। क्या? अब मीनल ने नज़रें ऊपर कर विक्रम की ओर आश्चर्य से देखा तो विक्रम बेचारगी से बोल उठा, यार तभी से खड़ा हूँ, पैर दुख रहे हैं मेरे। तो आपको खड़े रहने के लिए किसने बोला? मीनल भी तपाक से बोल उठी। ये सुनकर विक्रम ने कुछ इस तरह शक्ल बनाया मानो कहना चाह रहा हो, तुम मुझे छोड़ोगी तभी तो कहीं बैठूंगा। मीनल ने भी इस बात को महसूस किया, पर वो फिर भी गले से लगी रही मानो कहना चाह रही हो, इस जन्म में तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ने वाली। अब एक बार गले पड़ गई तो पड़ गई समझिए। पर इससे पहले कि मीनल और विक्रम कोई और ख्याली पुलाव पकाते, रिया उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ आ गई। असल में अब गलतफहमी के सारे दीवार ढह चुके थे और वो वैसे तो रिया के लिए मीनल को माफ़ करना इतना आसान नहीं, पर विक्रम की सिचुएशन के अच्छे से समझने के बाद वो कोशिश कर रही थी कि वो मीनल को दिल से अपनी भाभी मान ले। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और भाभी मेरे साथ चलिए, भैया के डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवाने हैं। रिया उन दोनों को देख एक ही सांस में बोल गई, जाना जरूरी है क्या? विक्रम मीनल की ओर देख कर बोल उठा तो मीनल अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे घूरने लगी। तो वहीं मीनल के घूरने पर रिया हल्के से मुस्कुरा उठी। अर्पण वहीं से गुजर रहा था। उसने मीनल को घूरते, रिया को हंसते और विक्रम की बेचारगी सी हालत देखी तो सामने आते हुए कहा, मैं चला जाता हूँ रिया के साथ। मीनल की ओर देखकर, भाभी तब तक आप विक्रम को अंदर ले जाएं। मीनल ने एक नज़र विक्रम को देखा, फिर उसे सहारा देकर अंदर की ओर चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ रिया और अर्पण भी डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाने चले गए। अर्पण बार बार नोटिस कर रहा था कि रिया बीच बीच में उसे घूर कर देखने लगती,
पहले तो अर्पण ने उसे इग्नोर करना चाहा, पर फिर भी जब रिया का घूरना बंद नहीं हुआ तो अर्पण ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। रिया तपाक से बोल उठी तो रिसेप्शनिस्ट के साथ साथ अर्पण अपना मुंह खोले उसे देखने लगा। इस वक्त तक पेपर रेडी हो चुके थे और रिया और अर्पण एक साइड में खड़े थे। जहां रिया उन पेपर को देख रही थी तो अर्पण उसे रिया अब नोटिस कर रही थी कि अर्पण उसे एक टक घूर कर देखे जा रहा है। क्या? रिया कंधे उचकाते हुए बोली। तभी जो कुछ भी तुमने कहा, प्रॉब्लम ऑल रेड, मतलब जान सकता हूँ मैं? अच्छा, तो अब तुम्हें मतलब भी चाहिए। भैया को बताऊँ क्या? भैया? अर्पण हक्का बक्का सा रह गया। हाँ, रिया ये कहते हुए विक्रम के वार्ड की ओर जाने लगी कि अर्पण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खुद के करीब करते हुए कहा। दोनों की सांसें टकरा सी गई और धड़कनें मानो थम सी गई। और क्या क्या बताओगी? अर्पण ने रिया की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। पहले तो रिया उसकी आंखों में गुम सी हो गई और कहा, यही कि कैप्टन अर्पण शर्मा, जो खुद को कैप्टन विक्रम राठौड़ का दोस्त बताते हैं, उन्होंने उनकी बहन का दिल चुरा लिया है। रिया ने अपने हाथ बांधते हुए इतराते हुए कहा तो अर्पण ने उसे देखकर कहा, और अगर मैं कहूँ कि उनकी लाडली का दिल कैप्टन अर्पण पर बसता है तो? ये सुन रिया खामोश हुई तो थोड़ी देर बाद अपने नाखून चबाते हुए बोल उठी, दोनों अलग बात है क्या? क्या पता? अर्पण कहते कहते आगे की ओर जाने लगा तो रिया उसके पीछे भागते हुए आकर बोल उठी, सुनिए ना। अरे बताइए। थोड़ी देर बाद रिया और अर्पण विक्रम के वार्ड में थे। आज अमरेंद्र वर्मा और विक्रम दोनों डिस्चार्ज हो रहे थे, पर अमरेंद्र वर्मा ने यहीं दिल्ली में अपने एक पुराने मेजर दोस्त के फ्लैट में को किराए पे ले लिया था, क्योंकि उनका 2 फ्लैट था और एक अक्सर खाली ही रहता था। असल में सबने मीनल को माफ़ कर दिया था। साथ ही उसकी बहादुरी की तारीफ भी की थी कि वो जो भी करना चाह रही थी एक तरह से विक्रम की मदद के लिए ही कर रही थी। और जहाँ तक बात थी दिल्ली में रुकने की, तो विक्रम के हालात में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। अमरेंद्र जी को डर भी था कि विराज को शायद पता चल ही गया होगा कि मीनल इस प्लान के तहत उसके साथ थी कि उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और इसीलिए अपनी बेटी के लिए एक डर सा भी लग रहा था और इसीलिए उन्होंने कुछ दिन यहीं साथ में दिल्ली में रहने का आग्रह किया था। विक्रम भी आसानी से मान गया था। उसे पता था कि आतंकवादी इतनी आसानी से चुप तो नहीं बैठेंगे और उसका खुद की सुरक्षा उसे ज़्यादा अभी तो मायने रखती है, वो है देश की सुरक्षा। उसने ज़रूर चाहा था कि सब ना रुके, पर शीतल जी और विनय घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। अमरेंद्र वर्मा के लिए उसे डर लग रहा था कि कहीं चीफ उसे ना कुछ कर दे, इसलिए फ़िलहाल तो वो उन्हें खुद के साथ ही रखना चाहता था। और जब अमरेंद्र वर्मा ने इस फ्लैट का प्रस्ताव रखा तो वो फ़ौरन मान गया था। रिया अपने भाई को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और मीनल को विराज से खतरा था, इसीलिए वो सब उस फ्लैट में रहने चले गए। तो वहीं चाचा चाची देवघर को लौट गए। सब फ्लैट पर जा चुके थे। ये 3 बेडरूम वाला एक फ्लैट था जिसमें एक किचन के साथ साथ हॉल भी था। विक्रम अभी बेड पे बैठा हुआ था। सुबह का वक्त था। मीनल जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, गीले बालों में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। तो वहीं बेड में बैठे कुछ सोच में डूबे विक्रम की नज़रें भी एक टक उस पर ठहर सी गई। विक्रम पर मीनल की नज़रें ठहर सी गई तो वहीं मीनल भी विक्रम की नज़रों को खुद पर महसूस करती हुई खुद में सिमटने लगी। दोनों की धड़कनें मानो कुछ देर के लिए थम सी गई। मीनल इस वक्त हल्के पिंक कलर की साड़ी और भीगे बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो वहीं कल रात जब उन्होंने इस फ्लैट में शिफ्ट किया था तो मीनल के लाख मना करने के बावजूद
जब रिया उसके साथ बैठी थी तो उसने उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी थी। विक्रम उस वक्त वहीं था और जब रिया मीनल को मेहंदी लगाने में व्यस्त थी तो मीनल ने एक नज़र बेचारगी से विक्रम को देखा। विक्रम ने कुछ इस तरह शक्ल बनाया मानो कहना चाह रहा हो, ये ननद भाभी के बीच की बात है, मैं क्या जानूं। मीनल ने भी चुपचाप मेहंदी लगवा ली। इधर अब नहाने के बाद उसकी वो मेहंदी और भी निखर कर आ रही थी। विक्रम अब जब मीनल को देखने में व्यस्त था तो उसका ध्यान ही नहीं रहा और वो गिरने को ही हुआ कि मीनल ने झट से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। एक बार फिर मीनल और विक्रम की नज़रें टकराई, पर तभी विक्रम की नज़र मीनल के हाथों पर लगी मेहंदी पर गई और वो हल्के से मुस्कुरा उठा। मीनल की नज़रों ने भी इस बात को भांप लिया और वो झेंप सी गई। साथ ही वो अपने हाथ में लगे विक्रम के नाम को छिपाने लगी, पर साथ ही उसके मुख पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि इस बार वी अक्षर नहीं, मीनल विक्रम साथ ही में जो लिखा था। ऐसे ही तकरीबन एक हफ्ते बीत गए। आतंकवादियों की तरफ से ना तो कोई हमले हुए और इस बीच ना ही विराज का कुछ पता चल सका। आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। वो सब अभी तक दिल्ली के फ्लैट में ही थे। विक्रम भी अब पहले से ठीक होने लगा था। आर्मी ने भले ही आतंकवादियों का बहुत नुकसान किया था, पर जब तक विराज या चीफ आर्मी के हत्थे नहीं चढ़ जाते ये कहना मुश्किल था कि देश आतंकवादियों से कितना सुरक्षित है। विक्रम हर संभव आतंकवादियों से निपटने की रणनीति बना रहा था। अर्पण कभी कभार वहीं आकर उसे सलाह मशवरा करने लगता। हालांकि पहले ये ऑपरेशन विक्रम के अंडर होने वाला था, पर जब वो मौत से लड़कर आया तो ब्रिगेडियर सर के कहने पर अर्पण को कमांडिंग ऑफिसर बनने पर विचार किया गया। और विक्रम ने कहा कि भले ही वो घायल हो, और वैसे भी शेर घायल हो सकता है पर शिकार नहीं छोड़ता, और वो आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के बाद ही दम लेगा। शाम का वक्त हो चुका था। विक्रम अभी अभी एक मीटिंग से लौटा था। मीनल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला विक्रम को भीगा देख एक पल को तो आश्चर्यचकित सी रह गई, पर उसके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। वहीं विक्रम अपने कपड़े बदलने लगा। वो अपने कपड़े बदल ही रहा था कि मीनल ने कॉफ़ी मग लेकर कमरे में प्रवेश किया। विक्रम ने इस वक्त नीचे शॉर्ट्स पहन रखे थे और कमीज़ डाल ही रहा था कि मीनल को सामने देख उसे समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। तो वहीं मीनल भी विक्रम को असमंजस की स्थिति में देख झेंप सी गई और बिना एक शब्द भी बोली कॉफ़ी रख कमरे से बाहर चली गई। मीनल की नज़र कमरे की बालकनी से नीचे सड़क पर थी और न जाने तभी से क्या सोचे जा रही थी। उसने तबीयत खराब होने का बहाना कर डिनर करने से मना कर दिया तो विक्रम अभी अभी डिनर करके कमरे में आया था। मीनल को यूँ सोच में डूबा देखकर वो उसके पास चला आया। मीनल घुटने मोड़े बैठी हुई थी और एक टक सड़क को निहारे जा रही थी। क्या देख रही हो ऐसे? विक्रम की आवाज़ जैसे ही मीनल के कानों से टकराई तो उसने नज़रें घुमाकर बगल में देखा, जहां विक्रम भी अब उसके बगल में आकर बैठ चुका था। मीनल कुछ देर तो मौन रही, फिर बोल उठी, देख रही हूँ जैसे ही बारिश की 4 बूंदें गिरती हैं तो पूरी सड़क पर जमा हुआ कूड़ा करकट को बहाकर साफ कर देती हैं। तो विक्रम की ओर एक उम्मीद भरी नज़रों से देखकर, क्या कोई ऐसी बारिश नहीं जो आतंकवाद के रास्ते पर चलने वाले लोगों के दिल को फिर से इंसानियत में बदल दे, उनके दिल में जो भी नफ़रत है उसे पूरी तरह से साफ कर दे। मीनल कहते कहते भावुक हो चुकी थी। उसके होंठ कांप रहे थे। विक्रम को समझ में आ रहा था कि मीनल ये सब क्यों कह रही है। भले ही मीनल विराज के देशद्रोही के लिए उसे माफ़ ना कर सके, पर जो भी हो, कभी उसने विराज से प्यार किया था। अभी जिस दिल में विक्रम की जगह बननी शुरू हुई है, इस दिल में कभी विराज का बसेरा था। बोलिए ना, क्या कोई रास्ता नहीं आतंकवाद पर गए हुए इंसानों को सुधारा जा सके? मीनल की उम्मीद भरे नज़रों को देख विक्रम का हृदय भी रो उठा और वो भारी दिल से कह उठा, पता है, यही सवाल पापा ने भी पूछा था। उनका कहना है भले ही शौकत का तली आतंकवादी चीफ है, पर कभी वो आर्मी का वफादार देशभक्त था।
क्या उसे एक मौका नहीं मिल सकता? पता है मीनल, तब मैंने क्या कहा? क्या? मीनल उत्सुकता से बोल उठी। यही कि देशद्रोही चाहे कोई भी हो, आर्मी की नज़र में उसकी भी वही औकात है जो एक आतंकवादी देशद्रोही की है। और अगर उसके सीने में सच में देशभक्ति की लहू है तो परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो कभी देशद्रोही हो ही नहीं सकता। विक्रम इतना कहकर खामोश हो गया तो वहीं मीनल भी चुप सी हो गई। उसे समझ आ गया विराज और आतंकवादियों ने देशवासियों और आर्मी का जो लहू बहाया है वो माफ़ी के काबिल नहीं। और अब शायद एक ऐसा युद्ध हो जिसमें या तो विराज की देशद्रोही की जीत हो या विक्रम की देशभक्ति की। और ये सोचते सोचते कब वो विक्रम के सीने से जा लगी उसे खुद पता ना चला। होश तो उसे तब आया जब विक्रम स्नेहपूर्वक उसके बालों पे हाथ फेरने लगा। मीनल ने थोड़ी देर बाद अपना सिर विक्रम के सीने से हटाया और झेपते हुए सामने देखने लगी। पर अब जैसे ही उसने खुद पर विक्रम की नज़रों को महसूस किया, उसने घूमकर विक्रम को देखा। जैसे विक्रम की बड़ी बड़ी आँखों में वो खो सी गई। और तभी विक्रम और मीनल के होंठ आपस में सट गए। दोनों की आंखें बंद थी और वो वहाँ बस मीनल के हाथों में लगे मेहंदी की खुशबू बिखरी हुई थी। कुछ देर तक वो प्रेम के सागर में गोते लगाते रहे और तभी अचानक ही मीनल और विक्रम एक पल को दूर होकर बैठ गए। दोनों को समझ नहीं आ रहा था क्या बातें करें। वो जैसे एक दूसरे से नजरें ही नहीं मिला पा रहे थे। कुछ देर बाद विक्रम उठकर जाने लगा कि मीनल ने अपनी नज़रों को ऊपर करके उसके हाथ को पकड़ लिया। इस वक्त बारिश चरम पर थी। इस वक्त माहौल कुछ ऐसा था जैसे दो जवां दिल आपस में एक दूसरे में समा लेना चाहते हों। विक्रम कुछ देर तक मीनल को देखता रहा और तभी वो उसे बाहों में उठाकर बेड तक ले आया। मीनल की धड़कनें थम सी गई थी और उसकी आंखें बंद थी। और आखिरकार बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आज आखिरकार मीनल और विक्रम का मिलन हो गया। विक्रम मीनल की गर्म सांसों को महसूस कर सकता था तो वहीं मीनल को विक्रम की धड़कनों की आवाज़ काफ़ी तेज़ सुनाई देने लगी। सुबह तक दोनों प्रेममयी ख्यालों में खोए रहे। मीनल ने पीछे से विक्रम को गले से लगा रखा था तो विक्रम भी पूरी तरह से उसका हो चुका था। अचानक ही विक्रम ने जैसे ही अपने फ़ोन पर नज़र डाली उसके तो मानो होश ही उड़ गए। वो हड़बड़ी में अपने कपड़े बदल कर जल्दी से बाहर जाने लगा कि मीनल की अलसाई सी आवाज़ आई, कहीं जा रहे हैं आप? विक्रम उसके गालों पे हाथ रखकर उसके माथे को प्यार भरी किस करते हुए कहा तो मीनल के होंठों पर एक प्यारी मुस्कान के साथ कुछ सवाल भी थे। पर इस वक्त वो इतना ही कह पाई, जल्दी आइएगा, बहुत जल्दी। इतना कहकर विक्रम मीनल को अपना और परिवार वालों का ख्याल रखने का कहकर बाहर चला गया। आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं। चाचा चाची भी देवघर से दिल्ली आ चुके हैं जहाँ सब चिंतित हैं। तो मीनल भाव शून्य सी होकर एक टक छत को निहारे जा रही है। विक्रम जिसने उसे कहा था कि वो जल्दी ही लौट आएगा, आखिर वो है कहाँ? और क्या वो अकेले ही बिना बताए आतंकवादियों के ठिकाने की ओर चला गया? क्योंकि ब्रिगेडियर सर और अल्पर्ड ने भी कहा था कि उस दिन उन्हें विक्रम का कॉल आया था और उसने शहर के कुछ इलाकों में बम होने की सूचना भी दी थी। आर्मी ने ऐन वक्त पर पहुंचकर सारे बम को डिस्फ्यूज़ कर दिया था, जिससे शहर में ब्लास्ट तो नहीं हुआ पर वो जानते थे कि आखिर विक्रम को शहर में बम होने की सूचना किसने दी। पर कैप्टन विक्रम राठौड़ का तो अता पता भी नहीं था और ना ही उसका कॉल ही लग रहा था। और अभी तो इस बात को 3 दिन बीत भी चुके थे। दोस्तों, इस कहानी का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ इस कहानी के लास्ट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।